डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विस्कोमेट्री यानी विस्कोसिटी मेथड फॉर मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ ए पॉलीमर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम सिंपल सॉल्वेंट लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट, और एक सॉल्यूशन लेते हैं, पॉलीमर सॉल्यूशन, तो इन दोनों की विस्कोसिटी में फर्क होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर पानी लिया, पानी की विस्कोसिटी कम होगी, लेकिन अगर मैं पानी में स्टार्च डाल दूं तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, वो विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। सपोज प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर, उसकी जो विस्कोसिटी है वो मैं रखता हूँ नीटा नॉट या ईटा नॉट बोला इसको, वो कम रहेगी। जबकि अगर मैं उसमें पॉलीमर डालता हूँ पानी में, तो वहां पे जो सोल्यूशन बनेगी, पॉलीमर सोल्यूशन, सपोज स्टार्च सोल्यूशन, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी और उस विस्कोसिटी को मैं रखता हूँ सपोज नीटा या ईटा, आप इसको कह सकती हैं। अब ये विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं हम, इसके लिए हमारे पास में विस्कोमीटर रहता है, और विस्कोमीटर हमारे पास में कई टाइप के हैं। सपोज ऑस्टुअर्ड विस्कोमीटर है या ओबिलोडे विस्कोमीटर है, वो यूज किया जाता है स्पेशली फॉर पॉलीमर सॉल्यूशंस। तो इन दोनों की विस्कोसिटी में फर्क रहता है, ठीक है। अब विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं, देखो, हमें जिस सॉल्यूशन का या जिस लिक्विड की विस्कोसिटी निकालनी हो, उस लिक्विड को हम इस ट्यूब में भरते हैं। सपोज यहां से भरते हैं, सपोज ये भर दिया मैंने इस ट्यूब में लिक्विड, चाहे पॉलीमर सॉल्यूशन हो या सॉल्वेंट। उसके बाद में यहां से इस आर्म से सक करते हैं ताकि ये बल्ब, जो ये वाला बल्ब, ये भर जाए, यानी यहां तक आ जाए। फिर हम देखते हैं कि यहां से यहां तक वापस आने में, यानी हम यहां पे छोड़ देते हैं, प्रेशर या सक्शन छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लिक्विड को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा, हम बोलेंगे इसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा है, यानी वो उतना ज्यादा गाढ़ा है। फॉर एग्जांपल, ग्लिसरीन अगर हम लेंगे तो वो स्लोली, या ग्लिसरॉल लेंगे, वो स्लोली फ्लो होता है, लेकिन वाटर फास्ट फ्लो होता है। इसी तरह से अगर मैं पानी ले लूं, यानी वाटर ले लूं, तो वो फास्ट मूव होगा, लेकिन अगर मैं पानी में कोई पॉलीमर लाइक स्टार्च डाल दूं तो वो गाढ़ा हो जाएगा, तो वो स्लोली यहां से यहां तक मूव होगा। तो इसका मतलब जो जितना ज्यादा विस्कस है, उसको इतना ज्यादा टाइम लगता है यहां से यहां तक आने में। क्लियर। अब इनकी विस्कोसिटी में बात करता हूं वापस, सॉल्वेंट और पॉलीमर की। सॉल्वेंट की विस्कोसिटी मैंने कहा ज्यादा होती है, और पॉलीमर सोल्यूशन की जो विस्कोसिटी, सोल्यूशन यानी पॉलीमर प्लस सॉल्वेंट दोनों, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब अगर मैं देखूं रिलेटिव विस्कोसिटी मतलब पॉलीमर की विस्कोसिटी डिवाइड बाय सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, इसको हम कहते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी। ये रिलेटिव विस्कोसिटी बराबर रहेगी T डिवाइड बाय T नॉट। अब T क्या है, T है टाइम टेकन या टाइम ऑफ फ्लो ऑफ पॉलीमर सोल्यूशन, और T नॉट क्या है, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ओनली। क्लियर। तो इससे हमें ये निकल जाएगा, इन्हें रिलेटिव विस्कोसिटी निकल जाएगी, ठीक। और याद रखना कि पॉलीमर की विस्कोसिटी ज्यादा रहती है, पॉलीमर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी, तो इसलिए जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर, ये ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो मैं ये कहूंगा कि जो रिलेटिव विस्कोसिटी है, यानी नीटा बाय नीटा नॉट, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 या ऑलवेज बी ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। क्योंकि पॉलीमर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा रहती है, ठीक है। और रिलेटिव विस्कोसिटी की जो रेंज है वो है 1.2 to 1.8 फॉर पॉलीमर्स, जो मेजरेबल रेट है, ठीक है। अब इस रिलेटिव विस्कोसिटी से जो मोर अप्रोप्रिएट तरीका है विस्कोसिटी निकालने का, वो है स्पेसिफिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है ईटा या नीटा माइनस नीटा नॉट डिवाइड बाय नीटा नॉट, ठीक है। यानी इन दोनों का डिफरेंस, पॉलीमर और सॉल्वेंट, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय नीटा नॉट, यानी विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, नीटा बाय नीटा नॉट माइनस नीटा नॉट बाय नीटा। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, नीटा बाय नीटा नॉट माइनस नीटा नॉट बाय नीटा नॉट। तो नीटा नॉट जो है, या ईटा नॉट बाय ईटा नॉट, ये बराबर हो जाता 1, और नीटा बाय नीटा नॉट या ईटा बाय ईटा नॉट जो है, वो उसे हम कहते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये बन जाएगा रिलेटिव विस्कोसिटी -1।
तो इसका मतलब स्पेसिफिक विस्कोसिटी जो होती है वो बराबर होती है रिलेटिव विस्कोसिटी -1। अब विस्कोसिटी के और भी तरीके हैं निकालने के, जैसे हमने रिलेटिव विस्कोसिटी निकाली, हमने स्पेसिफिक विस्कोसिटी निकाली, हम और एक विस्कोसिटी निकालते हैं, उसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्यों निकालते हैं ये भी बताऊंगा मैं। देखो, जो स्पेसिफिक विस्कोसिटी रहती है यानी नीटा एसपी, या रिड्यूस्ड विस्कोसिटी जो रिलेटिव विस्कोसिटी जो रहती है NR, ये दोनों रहते हैं कंसंट्रेशन डिपेंडेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रहते हैं। यानी अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है और जो रिलेटिव विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाती है। अब इसको कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमारे पास में एक तरीका है, वो है कि हम और एक टाइप की विस्कोसिटी निकालेंगे। वन मोर विस्कोसिटी इज देयर, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्या है? वो है स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन, यानी नीटा स्पेसिफिक डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। या मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा, नीटा रेड मीन्स रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इज इक्वल टू नीटा स्पेसिफिक डिवाइड बाय सी यानी कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर सोल्यूशन। ठीक है, यानी जितना पॉलीमर सोल्यूशन ज्यादा रहेगा उतना स्पेसिफिक विस्कोसिटी या रिलेटिव विस्कोसिटी उतना ज्यादा रहेगा, यानी जितना पॉलीमर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे स्टार्च अगर पानी में ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा गाढ़ा बन जाएगा, ज्यादा विस्कस बनेगा, और कम डालेंगे तो कम विस्कस बनेगा। अब अगर मैं कंसंट्रेशन को 0 की तरफ ले जाऊं, यानी इफ C टेंड्स टू 0, अगर कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाती है तो उस वक्त जो रिड्यूस विस्कोसिटी है वो बराबर हो जाती है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी यानी अगर मैं कंसंट्रेशन जो है ये कम कर दूं तो उस वक्त क्या हो जाता है, यहां पे जो रिड्यूस विस्कोसिटी ये वाला नीटा स्पेसिफिक बाय C या नीटा रिड्यूस जिसे हम कहते हैं, वो कहलाता है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। अभी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को फिर मैं ऐसे डिफाइन करूंगा। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को हम दिखाते हैं ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट में नीटा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी वो बराबर हो जाएगा स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन यानी रिड्यूस विस्कोसिटी, बट व्हेन C टेंड्स टू 0, लिमिट C टेंड्स टू 0। ठीक है, शाबाश। यानी इसका मतलब ये भी है कि जब हम बिल्कुल ही डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे, बहुत ही डाइल्यूट, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे, उस सोल्यूशन की जो विस्कोसिटी होगी उसे हम कहते हैं, उस सोल्यूशन की जो स्पेसिफिक विस्कोसिटी होगी उसको हम कहेंगे ये है, या मैं रिड्यूस विस्कोसिटी बोलूंगा उसकी, तो उसकी जो रिड्यूस विस्कोसिटी होगी इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन की, उसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। अब इंट्रिंसिक विस्कोसिटी क्यों निकालते हैं हम? इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जो है ना, ये है रिलेटेड टू मोलर मास, यानी इसका मोलर मास के साथ में रिलेशन है। और किस तरह रिलेटेड है वो? इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को हम कहते हैं मार्क-होनिक या होविंग इक्वेशन। मार्क लिखो या मार्क-होविंग इक्वेशन। ये कहता है कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू K इंटू M रेज्ड पावर A। M है मोलर मास, यानी M जो है ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर है, और K और A दीज आर कॉन्स्टेंट्स। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं मार्क-होविंग इक्वेशन। ये मैंने पहले ही कहा, ये जो कॉन्स्टेंट्स है K और A ये डिपेंड करते हैं पॉलीमर और सॉल्वेंट पेयर पे, यानी पॉलीमर कौन सा लिया हमने और सॉल्वेंट कौन सा लिया। अब ये जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है ये आपको कंफ्यूज करती होगी, ये है क्या एक्चुअली? तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इट्स अ मेजर ऑफ सोल्यूट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स विस्कोसिटी, यानी पॉलीमर जो सोल्यूट या कोई भी सोल्यूट, पॉलीमर का विस्कोसिटी में कितना कंट्रीब्यूशन है वो हमें ये बताता है, उसे ही हम कहते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। ठीक, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। और इन दोनों का मैंने आपको बताया कि ये पॉलीमर और सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं ये कॉन्स्टेंट्स, यानी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट और पर्टिकुलर पॉलीमर के लिए ये फिक्स होंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि K और A जो है दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉलीमर, या फॉर ए पॉलीमर बोलूंगा मैं,
एंड सॉल्वेंट पेयर यानी पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमें मोलर मास डिटरमाइन करना हो, हमें मोलर मास निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें के चाहिए, ए चाहिए, के ए, और साथ में ही चाहिए इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। ये तो हमें मिल जाते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं? तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन रिड्यूस विस्कोसिटी और कंसंट्रेशन। रिड्यूस विस्कोसिटी का मतलब रहता है स्पेसिफिक विस्कोसिटी बाय कंसंट्रेशन व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, उसे ही हम कहते हैं रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। ठीक है, रिड्यूस विस्कोसिटी। अब अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ लेंगे तो जितना हम कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे उतना ही ये जो विस्कोसिटी है ये कम होती जाएगी। सपोज रिड्यूस विस्कोसिटी ये कम होती जाएगी, या मैं ऐसा कहूँगा अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन तक लिया इसको, और वहाँ पे हमको ये इतनी रिड्यूस विस्कोसिटी मिल गई ये इस कंसंट्रेशन पे। उसके बाद में हम इसको ज़्यादा डाइल्यूट नहीं कर सकते, या हमें ये एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल हो रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है, हम यहाँ से इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ताकि ये इसको टच करे, इस कंसंट्रेशन को टच करे। और ये कंसंट्रेशन कौन सी है, 0 कंसंट्रेशन। अब 0 कंसंट्रेशन पे जो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी रहती है, यानी रिड्यूस विस्कोसिटी एट 0 कंसंट्रेशन, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, यानी हमें मिल जाती है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन हमने पहले भी डिस्कस किया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, या मैं ऐसा कहूँगा कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो है वो बराबर है के यानी कांस्टेंट इंटू एम मोलर मास रेज्ड टू पावर ए। के और ए जो है ये सॉल्वेंट और पॉलीमर पेयर पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट और पॉलीमर पे ये डिपेंड करता है। ये हम निकाल सकते हैं, ये हमने इस ग्राफ से निकाला। अगर हमें ये मिल गया, के मिल गया, ए मिल गया, नीटा मिल गया, तो हमें मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, इससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।